एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आपके लिए ही सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन डी 4 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 6 क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को। 4 मार्क्स का 6 क्वेश्चन करने होंगे। 24 मार्क्स का यह सेक्शन है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी सेक्शन के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स इस सेक्शन में ऑब्टेन करने के लिए हमें सभी क्वेश्चन यानी 6 का 6 क्वेश्चनों का सटीक से सटीक जवाब देना पड़ता है। तो हो जाइए तैयार, आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से यह 4 मार्क्स का सेक्शन हमें क्लियर करना है। दोस्तों 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं होता है। हम इस सेक्शन में आराम से 15 से 18 प्लस ऑब्टेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ आराम से 15 से 18 प्लस ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं यह कौन बताएगा? यह मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीका से। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मार्क्स के मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, मगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना पड़ेगा। मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, हमें इस सेक्शन का आंसर पॉइंट वाइज यानी कि पॉइंट देकर लिखना होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट इस प्रत्येक क्वेश्चन में देना होगा। सबसे पहले 2 से 4 लाइन उस क्वेश्चन के बारे में हमें लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। उदाहरण के लिए बोलते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उड्स डिस्पैच को महासनद क्यों कहा जाता है? उड्स डिस्पैच को महासनद क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें उड्स डिस्पैच के बारे में 3 से 4 लाइन बात करनी होगी यानी लिखना पड़ेगा, और फिर इसे महासनद कहने का कारण को जो है कम से कम 4 या 5 लाइन नंबरिंग वाइज देकर लिखना पड़ेगा, और लास्ट में सिर्फ 1 या 2 लाइन यह ऐड कीजिए। अतः इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि उड्स डिस्पैच को उपर्युक्त कारणों के कारण महासनद कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन के लास्ट में सिर्फ यही 1 लाइन आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा और हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तैयार। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आप 4 से 5 पॉइंट देते हैं, ऊपर में 2 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन और लास्ट में 1 लाइन या 2 लाइन का फिनिशिंग अगर देते हैं, तो 4 में 4 देने के लिए टीचर हमेशा बाध्य हो जाएंगे। दोस्तों बाध्य हो जाएंगे। हम जो 2 मार्क्स का जो हम तैयारी करते हैं, हम जो 8 मार्क्स का तैयारी करते हैं, उसी में से या हमने जो साल भर पढ़ा है, अगर हमें कुछ इंट्रोडक्शन के लिए नहीं मिल रहा है तो हमने जो साल भर जो पढ़ाई किया है उसी में से उस सेलेक्टेड टॉपिक जो क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उसके लिए आपको 2 से 4 लाइन निकालना पड़ेगा। अगर उस डिस्पैच के बारे में पूछा गया है तो 2 से 4 लाइन उस डिस्पैच के बारे में हमें इंट्रोडक्शन में निकालना पड़ेगा। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो फिर हमने साल भर क्यों पढ़ाई किया? हमें अगर उस डिस्पैच के बारे में पूछा जा रहा है, हमसे अगर 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, हमसे अगर नील विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस विषय पर इंट्रोडक्शन के रूप में 2 से 4 लाइन हमें लिखने आना चाहिए और हमें लिखना भी चाहिए, क्योंकि हमने साल भर पढ़ाई की है, हमने कम से कम स्कूल तो गया हम लोगों ने। तो इसके लिए हमें फर्स्ट में 2 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उस डिस्पैच कब आया, कब लागू हुआ, किसने लागू किया, क्यों लागू किया, इतना। और फिर क्वेश्चन का मेन पार्ट, जो क्वेश्चन आपसे चाहता है उस मेन पार्ट को आपको 2 से 4 लाइन में 2 से 4 पॉइंट में कंप्लीट कर देना पड़ेगा। अगर आप इन सभी विशेषताओं को अगर पूरा करते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 4 आपको देने के लिए टीचर एकदम बाध्य होंगे। अगर 4 नहीं भी देते हैं तो 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। यानी 24 का सेक्शन में 18 या 18 प्लस हम आराम से बोल सकते हैं कि 18 से 18-20 इस सेक्शन में हम लोग लेके आ रहे हैं। आराम से 24 में हम लोग 18 to 20 मार्क्स यहाँ पर लेके हम लोग आ रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात किया था, वहाँ पर भी 22 क्वेश्चन में हम 18
या 18 से 20 मार्क्स हम लोग वहाँ भी लेके आ रहे थे, 15 से 18 मार्क्स वहाँ भी लेके आ रहे थे। आज के इस सेक्शन में हम 18 to 20 मार्क्स आराम से लेके आ रहे हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन को मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को देख लिए। और लिखने का तरीका दोस्तों सबसे ज़रूरत है, लिखने का तरीका। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं यह जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ, एक बार उस विषय पर बात किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, उस डिस्पैच को महासनद क्यों कहा जाता है? उस डिस्पैच को महासनद क्यों कहा जाता है? हो सकता है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा हो या दिख भी रहा हो, तो कम से कम आवाज़ आ रही है। पेन और पेपर निकालिए दोस्तों और सभी क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिए। यह सभी क्वेश्चन है। एक बार मैं पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। 25 या 26 क्वेश्चन हैं, एक बार उसको पढ़ लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन के बाद कुछ बातचीत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस डिस्पैच को महासनद क्यों कहा जाता है? दूसरा, श्री राम कृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्शों को लिखो। श्री राम कृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्शों को लिखो। तीसरा है, महाविद्रोह के प्रति बंगाली समाज की धारणा। अब देखिए, प्रत्येक साल क्वेश्चन तो बदल जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका नहीं बदलता है। यहाँ पर महाविद्रोह के प्रति बंगाली समाज की धारणा पूछा गया है। हो सकता है नील विद्रोह के प्रति बंगाली समाज की धारणा पूछ दिया जाए। हो सकता है छापाखाना के विकास के प्रति बंगाली समाज की धारणा पूछ दिया जाए। यह धारणा पूछेंगे ही, बस विद्रोह के बारे में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी एक विद्रोह पर इसको तैयार करना है कि महाविद्रोह के प्रति बंगाली समाज की क्या धारणा थी। अगर वो धारणा आप तैयार कर लिए तो फिर आपसे किसी भी आंदोलन के बारे में पूछा जाए, आप उसको उसमें सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह के प्रति कांग्रेस की क्या धारणा थी? छठा क्वेश्चन, बंग भंग के विरोध में श्रमिक वर्ग का क्या योगदान रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ के अधीन जूनागढ़ का होना। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भारत संघ के अधीन में जूनागढ़ का होना, भारत संघ के अधीन जूनागढ़ का होना। आप इसके साथ भारत संघ के अधीन हैदराबाद का होना, भारत संघ के अधीन देशीय रियासत का होना, यह 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हमेशा। तो भारत संघ के अधीन जो भी देश हुए, किस तरीके से हुए, आप अगर सिर्फ यही सिर्फ कर लेते हैं ना, तो आप किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे भारत संघ के अधीन के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप मिलाकर उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शरणार्थी समस्या समाधान हेतु उस समय के सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? शरणार्थी समस्या मतलब हमारे देश की आज़ादी के बाद आप सभी जानते हैं कि कुछ हिस्से हिंदुस्तान में रह गए और कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। किसी को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, किसी को अपना देश छोड़कर आना पड़ा, या कोई जो जहाँ थे वही रह गए। तो इसी समय में शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई कि पाकिस्तान से इंडिया में आए और इंडिया से पाकिस्तान। उस समय में जो शरणार्थी हमारे देश में आए, उनके समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? यह है क्वेश्चन, शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? तो आपको सबसे पहले शरणार्थी समस्या के बारे में 2 से 4 लाइन लिखना होगा और उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए थे उसके विषय में आप सबों को 4 या 5 पॉइंट्स बनाकर लिखने होंगे। तो आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का योगदान। बंगाल के विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का योगदान। इस तरह से एक कॉलेज और है टेक्निकल कॉलेज बंगाल में, तो उसका भी योगदान आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुतोम पेंचार नेक्सा द्वारा बंगाली समाज का चित्रण। मैं फिर से वही कहूँगा कि क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ उसे कुछ हद तक बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है हुतोम पेंचार नेक्सा द्वारा बंगाली समाज का चित्रण, कभी पूछ देगा नील दर्पण जो नाटक है या गोरा उपन्यास है, इसमें किस तरह से बंगाली समाज का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल कानून। उस समय उपनिवेशिक सरकार द्वारा एक जंगल कानून लाया गया था,
उस विषय में आपको थोड़ा सा पढ़ना है और इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको लिखना है। क्या है? उपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल कानून। हम नेक्स्ट देखते हैं नारी शिक्षा। राधाकांत देव जी ने नारी शिक्षा के लिए क्या क्या किया था। अब ये नारी शिक्षा तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमेशा नाम बदल दिए जाते हैं। कभी राधाकांत देव जी का नाम आता है या कभी ड्रिंक वाटर बेथुन का नाम आता है कि ड्रिंक वाटर बेथुन जी ने 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में नारी शिक्षा के लिए क्या किया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद और भी कई अन्य इतिहासकार रहे हैं या आंदोलनकारी रहे हैं या समाज सुधारक जो रहे हैं, उनके द्वारा जो नारी शिक्षा पर जो भी काम किया गया था या फिर किसी भी समाज सुधारक द्वारा बंगाल में नारी शिक्षा के लिए जो काम किया गया था, उसके बारे में हमें पढ़ना है, नारी शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा का विचारधारा। अगर आप सिर्फ इनका विचारधारा पढ़ लेते हैं तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, विश्व भारती की स्थापना की, और नारी शिक्षा के बारे में जो भी इन्होंने योगदान दिया है, एक साथ 2 या 3 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की शिक्षा का विचारधारा पढ़ना एकदम महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू मेला का उद्देश्य। हिंदू मेला का उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हिंदू मेला का उद्देश्य अगर पूछ रहा है तो हिंदू मेला का उत्पत्ति या हिंदू मेला का स्थापना का डेट, किसने स्थापना किया और हिंदू मेला एक्चुअली में क्या है, ये 2-4 लाइन पर इंट्रोडक्शन में डालना है और फिर उद्देश्य के बारे में 4 से 5 पॉइंट्स देना है उद्देश्य का, और फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन डालना है कि अतः इस प्रकार से हम हिंदू मेला के उद्देश्य को भली भांति से समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर समस्या। यह कश्मीर समस्या को आप आए दिन सुनते आ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सकता है। बस कुछ आईपीसी धारा या कानून के बारे में जो भी है या अनुच्छेद, संविधान के कुछ अनुच्छेद के होंगे, उसके बारे में आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट है आपका नील विद्रोह। अब विद्रोह तो आप 8 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे ही, 2 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे ही, इसलिए विद्रोह आपको सभी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर नील विद्रोह कुछ ज़्यादा ही बार रिपीट हुआ देखा हुआ है, लेकिन आपको विद्रोह सब पढ़ना है। नील विद्रोह, कोल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, सभी विद्रोह आपको पढ़ने होंगे, लेकिन सभी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशिका सभा को प्रथम राजनीतिक संस्था क्यों कहा जाता है? तो इस कारण से आपको बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में पढ़ना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का योगदान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद जी के धार्मिक सुधार के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपी पुस्तक एवं शिक्षा के प्रसार के बीच में क्या संबंध है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा गया है, यह बार बार पूछा जाता है। छपी पुस्तक और शिक्षा के प्रसार के बीच में हमारा क्या संबंध रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का योगदान बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका था, यहाँ पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का योगदान और यहाँ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का योगदान। नेक्स्ट है दलित अधिकारों पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी में वाद विवाद की स्थिति बन गई थी। उस वाद विवाद के बारे में संक्षेप में आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पाश्चात्य शिक्षा का मतलब हुआ विदेशी शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद किस तरह से हमारी जो पुरानी शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा, जो बिल्कुल भी आज की तरह नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा को अपनाया क्योंकि अंग्रेजों ने अपने मन मुताबिक इस शिक्षा को इंडिया में लागू किया। तो पाश्चात्य शिक्षा के विषय में राजा राम मोहन राय का योगदान किस प्रकार से रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। हमारा नेक्स्ट आंदोलन है ब्रह्म आंदोलन। उसके बाद है ब्रह्म आंदोलन। अब कोई भी आंदोलन हो, आपको उसका किस तरह तैयार करना है, आपको उसका सिचुएशन किस सिचुएशन में स्टार्ट हुआ, इसका प्रभाव क्या था, सफल हुआ या असफल हुआ, यह तीन तरह के पॉइंट्स आपको कंप्लीट करना है। सफल हुआ तो सफल किस तरह से हुआ और असफल हुआ तो किस तरह से असफल हुआ। हर एक आंदोलन के राजनेता के बारे में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं छापाखाना के विकास में
उपेंद्र राय चौधरी का योगदान। छापाखाना का विकास, ये कॉमन क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर ये जो नाम है ना उपेंद्र राय चौधरी, ये नाम हमेशा बदलते रहता है, लेकिन उपेंद्र राय चौधरी अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में यह पूछा जाता रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है। छापाखाना विकास में उपेंद्र राय चौधरी के बारे में पूछ लिया जाता है, और भी कई अन्य नाम होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। एक है गंगा किशोर चट्टोपाध्याय नाम है एक छापाखाना के विकास के बारे में। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम ये देख सकते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 26 के 26 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इसी के इर्द गिर्द हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री का माध्यमिक क्वेश्चन पर सेक्शन डी इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। और इसको अगर आप डेली बेसिस पर रोज़ रिवीजन करते हैं, आप कहीं से भी रिवीजन कर रहे हो या आपने नोट्स बना रखे हो, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। रोज़ डेली बेसिस पर इसका एक बार रिवीजन या रीडिंग देना है, एक बार लिख कर देखना है। कम से कम जो आंसर शीट होती है उसके आधा से थोड़ा ज़्यादा नहीं, कम से कम आंसर शीट का फ्रंट पेज का 60 to 70% पेज कवर होना चाहिए। ऊपर का 2 लाइन या 4 लाइन, नीचे का 1 लाइन और बीच में 5 पॉइंट्स आने चाहिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आपका ये जो 4 मार्क्स का जो सेक्शन है, इसमें आपको 3 to 4 के बीच में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ भी आया होगा और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि सेक्शन ई है और उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उस क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन है, लास्ट में आपको लिखना है, बस बीच में 8 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स होने चाहिए। मगर क्या क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी 8 से 10 क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए वीडियो लाभकारी सिद्ध हुआ है, तो आप अपने उन सभी दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें जो इस साल 2024 के माध्यमिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हों और हिंदी मीडियम से हों, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।